Hello to my wonderful students. My name is Komal, your English teacher, and here I am again with another video of Poem 2 Fire and Ice Part 2. आज जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे डिस्कस, हम लोग पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस करेंगे एंड वील बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स. तो आर यू ऑल एक्साइटेड? चलो शुरू करते हैं. Some say ये पूरा वही पोम है. Some say that the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that of destruction ice, it is also great and would suffice. तो यहाँ से जल्दी से राइमिंग स्कीम निकाल लें. नेक्स्ट वाले स्लाइड पे पोएटिक डिवाइसेस है, उसमें तो हम पढ़ेंगे. तो उससे पहले हम खुद सीखते हैं कि हम पोएटिक डिवाइसेस में जो राइम स्कीम है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं. मैंने पिछले वाले वीडियो में सिखाया था आप लोगों को, बट अभी हम जल्दी से देखेंगे. एंड का वर्ड क्या है? फायर. तो हम इसको क्या नाम देंगे? ए. आइस. क्या फायर और आइस आपस में एक भी तरीके से राइम कर रहे हैं? फायर और आइस सुनने में क्या तुम्हें सिमिलर लग रहे हैं? नहीं ना. तो इसलिए आइस को हम क्या देंगे? बी. डिजायर. अब देखो फायर डिजायर सेम सा लग रहा है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? वापस से ए. वापस से क्या आ गया? फायर. तो देखो फायर डिजायर फायर और बीच में बस एक क्या था? आइस. तो ये हो गया ए बी ए. अब ट्वाइस. क्या दिख रहा है तुम्हें? सिमिलर सा साउंड. आइस ट्वाइस. तो इसको भी हम क्या नाम देंगे? बी. हेट. अब देखो ना तो ये फायर की तरह साउंड कर रहा है, ना ये आइस की तरह साउंड कर रहा है. ये एक नया ही साउंड आ गया है, इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे? सी. इट इज सी. तो अभी तक क्या बन गई? ए बी सी. अब देखो आइस किसकी तरह साउंड कर रहा है? आइस की तरह. तो अब इसका वर्ड क्या है? बी. तो इसको भी हम क्या नाम दे देंगे? बी. एंड लास्ट नेक्स्ट है ग्रेट. सेकेंड लास्ट क्या है? ग्रेट. क्या ये फायर और ग्रेट सेम है? नहीं मैम. क्या आइस और ग्रेट सेम साउंड कर रहे हैं? नहीं मैम. क्या हेट और ग्रेट कहीं ना कहीं सिमिलर साउंड कर रहे हैं? हेट ग्रेट. यस. हेट का नाम क्या है? सी. तो इसलिए इसका भी नाम हम क्या रख देंगे? सी. और लास्ट है सफाइस, जो कि कहीं ना कहीं आइस की तरह साउंड कर रहा है, इसलिए इसका भी नाम हो जाएगा बी. एंड दिस मेक्स आवर राइम स्कीम एज टू बी ए बी बी सी बी. चलो जल्दी से लिखते हैं. ए बी बी सी बी. आई होप तुम सबको राइमिंग स्कीम निकालना आ गया होगा. चलो अब हम जल्दी से और सारे पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं. सबसे पहला है राइमिंग स्कीम. अब देखो चेक करते हैं जो हमने निकाली क्या वो सही है? ए बी बी सी बी ए बी. सॉरी यहाँ पे आएगा ए बी ए. क्या था? ए बी ए बी सी बी. दैट इज व्हाट द करेक्ट राइमिंग स्कीम इज. नेक्स्ट एसोनेंस. ठीक है, एसोनेंस क्या होता है? जब भी किसी लाइन में एक कोई वाउल बार बार आता है, जैसे ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई सा भी वाउल जब किसी वर्ड किसी फ्रेज किसी लाइन में बार आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एसोनेंस. इसको आसान भाषा में अगर समझना चाहो तो डोमिनेशन ऑफ एनी वाउल साउंड इज व्हाट? वाउल साउंड का कोई भी डोमिनेशन हो किसी लाइन में तो उसे हम एसोनेंस कहते हैं. यहाँ पर कौन सी लाइन है? The long sound of O किस में आ रहा है? Those who favor. यानी देख रहे हैं those who favor. कहीं ना कहीं O जो हमारा साउंड है वो बार आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर देखो होल्ड भी दिखेगा. I hold with those who favor fire. यानी कि O साउंड का डोमिनेशन होने के कारण यहाँ पर इस लाइन में कौन सा लिटरेरी डिवाइस है?
एजनेंस, एजनेंस। समझ में आया सबको? थर्ड लिटरेरी डिवाइस देखें, चलो देखते हैं। एलिटरेशन याद होगा, डस्ट ऑफ स्नो में 2 मैंने ट्रिक्स बताई थी एलिटरेशन पकड़ने की। सबसे पहला सेम साउंड। मैम जब तक सेम साउंड नहीं होगा, चाहे लेटर सेम हो लेकिन सेम साउंड नहीं होगा, तो कोमल मैम ने सिखाया है वो एलिटरेशन नहीं होगा। और जब तक वो सेम साउंड वर्ड के फर्स्ट लेटर पे नहीं है, अगर वो वर्ड के फर्स्ट लेटर पे सेम साउंड नहीं है तो वो भी एलिटरेशन नहीं होगा। दैट मेक्स इट 2 कंडीशंस। फर्स्ट, similar sound, and the same sound should be placed on the first letter of the word. तो यहां पर हम लोग देखेंगे जल्दी से क्या क्या है। favor fire, f, can you see the sound f, favor fire, and this is what alliteration is. world will, v, वर्ल्ड विल, यानी कि वर्ल्ड और विल में वर्ड का साउंड सिमिलर है और दोनों को फर्स्ट प्लेस पे रखा गया है, इसलिए ये दोनों एग्जाम्पल्स किसके हैं? बोथ दीज एग्जाम्पल्स आर ऑफ एलिटरेशन। आई होप एलिटरेशन समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, इमेजरी। इमेजरी देखो वो होती है लिटरेरी डिवाइस। जैसे कभी तुमने सुना है, मैं तुम्हें अगर बोलूं एक बहुत सुंदर सा गार्डन है जिसमें पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, अब मैंने जैसे ही ये लाइन बोली सबके दिमाग में एक गार्डन आया होगा विद पिंक फ्लावर्स। इमेजरी कुछ ऐसी होती है, जैसे ही मैं बोलूं कि आई वॉन्ट टू इट इज एक्सट्रीमली सावर, द लेमन्स आर वेरी सावर, और जैसे ही मैंने लेमन्स की बात बोली तो कहीं ना कहीं जो तुम्हारे अंदर एक टेस्ट ऑफ, जो तुम्हारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, सावर को टेस्ट करने वाले जो तुम्हारे टेस्ट बर्ड्स हैं वो एक्टिवेट हो गए होंगे, है ना। और जैसे ही मैंने बोला, मैं बहुत देर से तुम्हें बोलती रहूं कि मुझे कहीं से तो पिज्ज़ा की स्मेल आ रही है, कहीं से तो मुझे पिज्ज़ा की स्मेल आ रही है, एंड कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ ऐसा प्ले करेगा दैट यू विल ऑल्सो स्टार्ट स्मेलिंग द सेम। तो जब आपके 5 सेंसेस में से कोई ना कोई सेंस एक्टिवेट हो जाए विद लिटरेचर, दैट इज व्हाट इमेजरी इज। जैसे यहाँ पर है, वो बोलता है some say the world will end in fire। जैसे मैं बोल रही हूँ the world will end in fire, सब लोगों के दिमाग में बहुत बड़ी सी आग जल रही होगी, लोग जल रहे होंगे पीछे, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन हो रहा होगा। हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो गई, एक पिक्चर क्रिएट हो गई। दिस इज व्हाट इमेजरी इज। तो पहली इमेजरी किसमें है? some say that the world will end in fire, एंड सेकेंड देखो, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। अब मैं जैसे ही बोल रही हूँ टू से फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कहीं ना कहीं आइस एज वाला लैंडस्केप आपके सामने होगा, किसी के सामने बहुत स्नोफॉल, कहीं ना कहीं आइस का एक पिक्चर दिमाग में आया होगा। एंड दिस इज व्हाट इमेजरी इज। ये दोनों लाइन्स को प्लीज अपनी बुक में मार्क कर दो, हाईलाइट कर दो दैट दे आर इमेजरी। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Let's move to the next one. Anaphora, easiest one. Anaphora होता है when a similar word is starting 2 consecutive lines in a poem or in a stanza. किसी स्टैंजा में जब 2 एक के बाद एक लाइनें एक ही शब्द शुरू कर रहा हो, सेम शब्द शुरू कर रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? We call it anaphora. And यहाँ पर anaphora क्या है? Some say, देखो some, ये फर्स्ट लाइन में some say that the world will end in fire, some say in ice। ये ऐसा लिखा होता है ना, some say that the world will end in fire, some say in ice। तो यहाँ पर सम और सम एक ही शब्द है, लेकिन 2 कॉन्सिक्यूटिव एक के बाद एक लाइनों को शुरू कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? एनाफोरा कहते हैं। क्या सबको समझ में आया? चलो हम जल्दी से आगे देखते हैं। पर्सोनिफिकेशन।
पर्सोनिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है यहाँ पर। देखो, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है whenever you give a human ability और कैरेक्टरिस्टिक टू अ थिंग, किसी ऐसी चीज को जो इंसान नहीं है, जो उसका बिल्कुल इंसान का ऑपोजिट है, नॉन लिविंग थिंग है, एनिमल है, या कोई भी एलिमेंट है अर्थ का जो कि ह्यूमन बीइंग नहीं है, लेकिन जैसे ही हम उसको ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक दे देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। यानी कि मैंने पर्सोनिफाई कर दिया, पर्सन का एक एट्रीब्यूट दे दिया। यहां पर पर्सोनिफिकेशन किसमें किया गया है? फायर एंड आइस। देखो, फायर एंड आइस को हमने क्या दे दिए हैं? ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी कि हेट्रेड, एंगर, लस्ट, जेलसी, एनवी, रेज, कोल्डनेस, इंडिफरेंस। ये सारे इमोशंस सिर्फ इस धरती पे, क्या तुम्हें लगता है इस चेयर को कोल्डनेस हो सकती है, इस चेयर को हेट्रेड हो सकती है, या किसी फैन को, किसी एसी को कुछ हो सकता है? नहीं ना। ये तो सारे इमोशंस ह्यूमंस के हैं। क्या फायर कभी भी किसी के प्रति एंगर शो कर सकता है? क्या फायर कभी भी किसी के प्रति रेज या इंडिफरेंस या कोल्डनेस शो कर सकता है? नहीं। ये तो दो एलिमेंट्स है जो अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं बाय द वर्च्यू ऑफ गॉड। तो जब हमने इनको ह्यूमन इमोशंस दे दी ऑफ डिस्ट्रक्शन, देन ये क्या हो गया? personification. Then now we can say fire and ice, they are not just the symbols used in the book, in the poem, but they are also personified with human emotions. I hope ये समझ में आया होगा आपको। सिंबोलिज्म एंड पर्सोनिफिकेशन दोनों है, कंफ्यूज मत होना, दोनों लिख के आ जाना एग्जाम में, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। इंजैममेंट, इजीएस्ट वन। इंजैममेंट मतलब जब मैं लाइन को खत्म करती हूँ तो यहाँ तो फुल स्टॉप लगाऊंगी, या कॉमा लगाऊंगी, या हाइफन लगाऊंगी, और फिर लाइन को चेंज करूंगी। ये पोएट्री का रूल होता है। लेकिन अगर मैं पोएम को बिना किसी पंक्चुएशन के मार्क, लाइन को बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के चेंज कर दूं, तो दैट इज व्हाट इंजैम्बमेंट इज। जैसे यहाँ देखो, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब यहाँ तो पोएट को कॉमा लगाना चाहिए था, ठीक है, या तो पोएट को फुल स्टॉप लगाना चाहिए था, या पोएट को हाइफन लगाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इसने कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं किया है, यहाँ पर कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इसलिए, और लाइन चेंज हो जा रही है, दैट आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इसलिए इन दोनों लाइनों में क्या है? यू ऑल आर करेक्ट, इंजैम्बमेंट। क्या सबको समझ में आया? आई होप सबको ये समझ में आया होगा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस विच इज पैराडॉक्स। याद है लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक लाइन दी थी, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। ये लाइन मैंने कहा था कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, एंड दैट लिटरेरी डिवाइस इज पैराडॉक्स माय चिल्ड्रन। समझो पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो कहते वक्त ही लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, ये बिल्कुल गलत बात कह रहा हूं मैं। अगर मैंने बोला कि धरती पूरी खत्म, विनाश हो जाता है, धरती का एग्जिस्टेंस नहीं बचता इस यूनिवर्स में, तो क्या वो वापस से खत्म हो सकती है? अगर मैं बोलूं कि एक रोटी है, इस रोटी को मैंने खा लिया, अब क्या यही रोटी को मैंने पूरा खत्म कर दिया है, मैं खा चुकी हूँ, डाइजेशन में, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में मेरे वो कहीं ना कहीं बढ़िया सी सैर कर रही है, तो क्या उसी रोटी को मैं वापस से खा सकती हूँ? नहीं ना। यानी कि जो चीज मैं बोल रही हूँ दैट आई एम ईटिंग दैट चपाती ट्वाइस, इट इज एब्सर्ड, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, सुनने में ही, बोलने में ही पता लग रहा है कि गलत है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? एब्सर्ड, अजीब सी बात है, उसे हम कहते हैं पैराडॉक्स। अब देखो पैराडॉक्स यहाँ पर क्या है? इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर एक बार तो वर्ल्ड को हमने किससे खत्म कर दिया? बर्निंग फायरी डिजायर्स, एंगर, रेज, लस्ट, एवरेज, जेलसी, एनवी, इन सारे इमोशन से हमने वर्ल्ड को खत्म कर दिया। लेकिन पोएट कह रहा है कि अब इसी वर्ल्ड को जब हमें वापस खत्म करना है, इज इट पॉसिबल? क्या एक चीज जो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, क्या हम उसको वापस खत्म कर सकते हैं?
नहीं। तो यही यही चीज है पैराडॉक्स, यही एब्सर्ड है, ये बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी है। समथिंग विच इज ऑलरेडी फिनिश, विच ऑलरेडी एंडेड, इट कैन नॉट बी एंडेड अगेन, एंड दिस इज व्हाट पैराडॉक्स इज। आई होप आपको सारे लिटरेरी डिवाइस समझ में आए होंगे, एंड अगर किसी भी लिटरेरी डिवाइस में कंफ्यूजन है सो यू जस्ट लुक एट इट बैक एंड आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे मूव करेंगे, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे इस वीडियो के, विच इज द क्वेश्चन एंड आंसर्स। आर यू ऑल रेडी? ओके, चलो शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट इज, what do the people say about the ending of the world and what is the poet stand with? Okay, लोग क्या कहते हैं कि वर्ल्ड कैसे एंड होगा, एंड पोएट किसको पहले साइड करता है, पोएट का क्या स्टैंड है, वो हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आंसर करेंगे। जल्दी से पहले खुद सोचो, क्या ये आंसर बना पा रहे हैं हम दिमाग में? बहुत आसान है, चलो देखते हैं। The poet says that some people say the world shall end in fire. पोएट कह रहा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड फायर यानी बर्निंग फायरी डिजायर्स, एंगर, लस्ट, हेट्रेड, एंगर, लस्ट, रेज, जेलेसी, एवरेस्ट, एनवी, ऐसे इमोशंस पे खत्म होगा। एंड सम अदर्स से इट विल एंड इन आइस, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया ये किस में खत्म होगा? आइस, कोल्डनेस, हेट्रेड, इनसेंसिटिविटी, इनडिफरेंस, ऐसे इमोशन से वर्ल्ड खत्म होगा। बट द पोएट थिंक्स दैट ही हैज टेस्टेड द फायर ऑफ डिजायर। बट पोएट कहता है कि भैया मैंने तो डिजायर को देखा है पनपते हुए, मैंने ये देखा है दैट द पीपल फाइट for the power, for the money, for the authority, for the desire of all these things, and when they fight it actually brings the world near to its destruction. ये सारे के सारे extreme desires वर्ल्ड को, उनकी वर्ल्ड को उसके डिस्ट्रक्शन के पास ले जाने में सक्षम है। Desire has a symbolic meaning here. It is akin, akin यानी similar. It is akin to fire, it will surely end the world. जैसा मैंने बताया, डिजायर का मतलब यहाँ डिजायर नहीं है, बट उससे जुड़े हुए इमोशंस, उससे जुड़ी हुई फीलिंग्स को है। एंगर, ऐसे जैसे जो बहुत खतरनाक इमोशंस उस डिजायर की वजह से हमारे अंदर पनपते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, हमारे अंदर बहुत टाइम तक रहते हैं स्टेशन, वो वर्ल्ड को एंड करने में केपेबल है। दिस वॉज पोएट्स इनिशियल स्टैंड। ठीक है, आंसर में लिखना ये जरूर, दैट पोएट्स इनिशियल स्टैंड वॉज, ही थॉट दैट एज ही हैज टेस्टेड अ फायर, ही नोज दैट दीज बर्निंग डिजायर्स, दीज बर्निंग फायरी डिजायर्स are capable of bringing the world to its catastrophic end. Desire here has a symbolic meaning. It represents extreme emotions of anger, rage, lust, greed, avarice, envy, jealousy. But at the end of the poem, he also says that if we look at the other side, if we look at the other part of these emotions, which are a little slow in destruction process, but they are also equally competent in bringing the world to its catastrophic end. And these are represented by eyes. And what are those emotions? Emotions of insensitivity, coldness, indifference, hatred. And when you don't have humanity, all these things can bring the world to its doom. I hope you understood this answer. Let us move to the next one. Chalo, we'll start. How will the world end twice? वर्ल्ड 2 बार कैसे खत्म होगा? अब देखो ये पैराडॉक्स है, अब वापस यहाँ पर क्वेश्चन मत करने लग जाना, 2 बार कैसे खत्म होगा? अभी तो आपने बताया एक बार जो चीज खत्म हो सकती है वो दोबारा नहीं होगी। देखो ये पोएट ने इमेजिन किया है, अज्यूम किया है कि वर्ल्ड 2 बार खत्म हो रहा है, और दोनों बार जिन चीजों की वजह से खत्म हो रहा है दोनों ही इक्वली खतरनाक है। ये पोएम का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट है। तो वो 2 कॉन्सेप्ट्स क्या हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड खत्म हो रहा है? You are supposed to answer that. Did you understand the question? Shall we look at the answer? चलो शुरू करते हैं। The poet says that if the world ends twice, it will surely
if the world ends twice, it will surely end. It will end due to hatred. The poet feels that hatred is spreading much among the people of the world. सबसे पहले उसे लगता है कि वो हेट्रेड की वजह से खत्म होगा, क्योंकि लोगों के अंदर वो हेट्रेड, नफरत, एक दूसरे के लिए गुस्सा, रेज, सब लोगों को एक दूसरे के लिए हेट्रेड मन में हम लोग पाल के बैठे हैं. तुम लोग देख लोगे, तुम्हारे फ्रेंड्स कम होंगे, लेकिन जिन लोगों को तुम नापसंद करते हो, जिनके लिए तुम अच्छा फील नहीं करते, वो हमेशा तुम्हारी लाइफ में ज़्यादा होंगे. बिकॉज दिस इज हाउ ह्यूमन डिज़ायर्स लीड अस. जब डिज़ायर्स एक्सट्रीम हो जाती हैं तो इसी तरीके से वो हमें लीड करती हैं लाइफ में. इट इज अ वेरी सैड थिंग, दिस शैल एंड द वर्ल्ड वन डे. यानी कि हेट्रेड एक दिन पूरे के पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रक्ट कर सकता है. एंड सेम डिजायर्स के साथ है, डिजायर्स भी वर्ल्ड को एंड कर सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो स्टार. ठीक है. What is the rhyme scheme of the poem? How does it help in bringing out the contrasting ideas in the poem? सबसे पहले तो राइम स्कीम क्या है, और ये एक देखो दो डिफरेंट आइडियाज को पढ़ रहे हैं. एक रैपिड डिस्ट्रक्शन, डिजायर्स की वजह से डिस्ट्रक्शन, और एक स्लो डिस्ट्रक्शन बट उतना ही भयंकर डिस्ट्रक्शन. तो ये कैसे दो डिफरेंट आइडियाज हमें समझ में आते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ राइम स्कीम. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू आंसर इन दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, चलो आंसर देखते हैं. The rhyme scheme of the poem is ABAA, BCBCB. It helps in bringing out the contrasting ideas in the poem. राइम स्कीम क्या है? ABAA, BCBCB ये है, और यही एक राइम स्कीम है जिसकी वजह से ये जो दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हैं वो हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं. पोएट ने इस राइम स्कीम की वजह से, इसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ दिस राइम स्कीम, ही वॉज एबल टू प्लैटर दीज टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन फ्रंट ऑफ अस. हाउ? देखो, सबसे पहले द पोएट टॉक्स अबाउट द फायर विच रिप्रेजेंट्स डिजायर एंड कैन देयरफॉर बी अ कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड. देखो फर्स्ट लाइन में ही बोल रहा है, सम से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. यानी कि पहले एक राइम स्कीम से फायर को पहले इंट्रोड्यूस किया, उसके जस्ट बाद फायर के साथ डिजायर भी लगा सकता था. ठीक है, वो अपनी डिजायर के बाद फिर से फायर को लगा के राइम स्कीम को सेम रख सकता था, लेकिन इसने एक बहुत ही डिफरेंट राइम स्कीम को ऑप्ट किया जिसमें फायर को बता रहा है, देन सेकेंड आइस को भी इंट्रोड्यूस कर रहा है. ABAA. कैन यू सी सिंपली? देखो AAA ये तीनों फायर के कॉन्सेप्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं. B एंड इनफैक्ट C ऑल्सो, ये सब मिलके आइस के कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करते हैं. और यहाँ पे कितनी ब्यूटिफुली पोएट ने फायर के अंदर आइस को फिट किया है. उसने राइम स्कीम को इस तरह से बनाया है कि पहले हम इंट्रोड्यूस हो जाए फायर से, फिर हम इंट्रोड्यूस हो जाए आइस से, फिर उसने फायर के डिस्ट्रक्शन को समझाया, और नेक्स्ट स्टैंजा में पूरे के पूरे, जो कि हम कह सकते हैं जिस तरीके से उसने आइस को रिप्रेजेंट किया, आइस के कॉन्सेप्ट को समझाया है, और ये इंट्रोडक्शन, ये बी फिटिंग ऑफ ice and fire together actually makes it very interesting to read, and it makes it, it makes the poem very easy for us to understand. And this is what the rhyme scheme has played in this poem. He also mentions ice in between. देखो कह रहा है ना, बिल्कुल बीच में सटीक से सेकंड ही लाइन में आइस को इंट्रोड्यूस कर दे रहा है वो, ताकि वो ये समझा पाए हमको कि देखो फायर तो है लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है आइस. अब पहले पूरा फायर का सुन लो, फिर आइस का सुन लो. इस तरीके से उसने पोएम को बनाया है. एंड दिस आइस, इट सिंबलाइज the coldness and indifference towards one another, and it is also enough to end the world. कि इसने दोनों कॉन्सेप्ट्स को साइमल्टेनियसली पैरेलली चलाने की कोशिश की है, एंड हाउ ही वाज एबल टू डू इट with the help of rhyming scheme, and this made us to understand this poem in a bit easier way.
And with this question is over. And with this question, we have come to an end of this particular video. ये वीडियो भी हमारा खत्म हो गया है, ये चैप्टर भी, ये पोम भी हमारी खत्म हो गई है. इसमें हमने एक्सप्लेनेशन देखा, सेटिंग देखी, टोन, मूड, थीम, पोएटिक डिवाइसेस और क्वेश्चन एंड आंसर, इन सब चीज़ों को हमने केटर किया. एंड आई होप अब ये पोम, इस वाले पोम के क्वेश्चन में कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा और ये पोम अब इजीली सबको समझ आ गई होगी. सो फॉर योर ग्रेड 10 प्रिपरेशन, स्टिक टू कोमल मैथ्स, स्टिक टू मिशन ज्ञान, and I will come again with another video, another chapter. Till then, stay tuned. Bye bye all of you. Take care.